देन है और उसे कलंदर कहा गया है। जैसे पूछे बाबर कलंदर किसको कहा गया है, बाबर का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। बाबर का मकबरा काबुल में है। दूसरा नाम लिखेगा हुमायूं। अब आप लोग नहीं बताएंगे तो भाई हमें आगे पढ़ाना ही पड़ेगा। क्या कलंदर बाबर को कहा गया है? हुमायूं नाम डालिएगा, हुमायूं लिखेगा। हुमायूं का वास्तविक नाम था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, और इसे इतिहास में भाग्यहीन के नाम जाना आता है। भाग्यहीन, जैसे, अच्छा कलर बदल दे। जैसे हुमायूं को भाग्यहीन कहा गया है। क्यों कहा गया जानते हैं? बाबर ने जिस साम्राज्य की को जो है बनाया, उसको हुमायूं ने खो दिया। बाबर देखते हैं भारत में 4 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध होता है उसका पानीपत, दूसरा होता है खानवा, तीसरा होता है चंदेरी, चौथा होता है उसका घाघरा का युद्ध। चारों जीता, लेकिन उसी के पुत्र हुमायूं ने शेरशाह सूरी के हाथ में अपने साम्राज्य को खो दिया। इसलिए लिखा जाता है कि बाबर साम्राज्य बनाने के लिए पैदा हुआ था, हुमायूं उसे खोने के लिए पैदा हुआ था। ठीक है, अगला नाम लिखेगा शेरशाह सूरी। बाद में जीतता है लेकिन कुछ समय के लिए खो देता है। नाम लिखेगा शेरशाह सूरी। देखिए इसका वास्तविक नाम था फरीद खां। इसे चालाक अफगान कहा गया है। और इसे शेर खां भी कहा गया है। सॉरी, शेर खां, शेर खां के नाम से भी आता है। देखिए शेर खां क्यों कहा जाता है जान लीजिए। हुमायूं एक बहुत गरीब, गरीब क्या, एक जमींदार का पुत्र था। इसने क्या किया, बिहार में एक बहार खां लोहानी थे, उनके यहां नौकरी किया था। उनके लड़के का अंगरक्षक था। एक बार वो जंगल से जा रहा था, उसके लड़के के साथ, कुतुबुद्दीन उसका नाम था। उस पर शेर ने हमला कर दिया। इसने तलवार की वार से शेर को मार डाला, तो इसको उपाधि क्या मिली, शेर खां। चालाक अफगान इसलिए कहा गया, बड़ा चालाक था। एक युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था, जिसमें जो है मेदिनी राय को हराया था। तो उसमें बाबर ने कहा था अपने पुत्र हुमायूं से, इस पर नजर रखना, क्योंकि ये चालाक अफगान है, कभी भी धोखा दे सकता है। और इसने किया भी वही। बाबर की मृत्यु के बाद इन्हें धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। कन्नौज के युद्ध में पूरी तरह हरा के हुमायूं को भारत से भगाने का काम किया। इसीलिए पूछता है किसका वास्तविक नाम फरीद खां था, तो बताइएगा शेरशाह सूरी का। किसे चालाक अफगान कहा गया, शेरशाह सूरी को। शेर खां की बात इसी की थी। अब एक प्रश्न और कर रहे हैं आप लोगों से, आप ही लोगों ने लिखाया भी है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला आते हैं अकबर। अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन। अकबर को अनपढ़ बादशाह भी कहा गया है, याद रखिएगा, अनपढ़ बादशाह। जानते हैं क्यों? एक पढ़ नहीं पाया,
इसको पढ़ाने में बड़ा रुचि हुमायूं को था, लेकिन इसका लड़ाई भेड़ा की लड़ाई में बड़ा मजा आता था। भेड़ की लड़ाई में बहुत मजा आता था, इसलिए कभी पढ़ नहीं पाया। एक चीज और लिखेगा, नक्कारे का वादक नक्कारा बजाता था। नक्कारा या नगाड़ा आपने सुना होगा। नगाड़ा का वादक बहुत अच्छा था, और इसी का हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल, जानते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? बता सकते हैं? देखिए, इसी के समय थे तुलसीदास। तुलसीदास थे। तुलसीदास, रहीम थे, रसखान थे। ये सब अकबर के ही समकालीन है, ध्यान रखिएगा। जब पूछे रहीम किसके सम, रहीम उसके नौरत्नों में भी शामिल थे, ध्यान रखिएगा। रसखान भी थे। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन माने जाते, इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कभी पूछे तो अकबर का काल कहा गया है, क्योंकि उस समय हिंदी की सबसे ज्यादा रचनाएं हुई। तो दे देता है, कौन मुगल बादशाह था जो नक्कारा या नगाड़ा बजाता था? किसका नाम जलालुद्दीन था? कौन मुगल बादशाह अनपढ़ था? ये सब प्रश्न करेगा तो बताइएगा अकबर के समय अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका नाम था। अगला नाम आते हैं, नाम लिखेगा जहांगीर। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। सलीम था। इसका काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। का स्वर्णकाल, क्यों कहा जाता है जानते हैं? इसके समय बहुत से चित्रकार थे, स्वयं चित्रकार था ये। इसने लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखा है, आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक अपनी लिखी है। इसमें अपनी चित्रकला के बारे में लिखा है इसने। इसी को हम सामान्य भाषा में जहांगीर नामा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अपनी आत्मकथा को लिखा, इसमें चित्रकला के बारे में इसने वर्णन किया है। ये स्वयं चित्रकार था। जैसे पूछे कौन मुगल बादशाह था जो चित्रकला के बारे में बहुत पारखी था स्वयं, तो बताएगा जहांगीर था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम। ये स्वयं चित्रकार था, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, या इसी को हम कहते हैं जहांगीर नामा। हाँ, और एक बात और लिखेगा, सूरदास इसी के दरबारी थे। सूरदास का नाम सुने होंगे आप लोग। सूरदास किस के गुरु कौन थे मैडम? वल्लभाचार्य। जो अष्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम आता है, याद रखिएगा। ब्रज भाषा में जो भी रचनाएं लिखा है, जैसे उन्होंने लिखा है साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, ये सब सूरदास ने लिखा है। सूरदास जहांगीर के राज कवि थे, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के दरबार में आगरा में रहते थे, ध्यान रखिएगा। ये जहांगीर के दरबारी थे सूरदास। सूरदास ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखा है। एक क्वेश्चन और आप लोगों से कर रहे हैं, जहांगीर का मकबरा कहां है? लाहौर में है मैडम। लाहौर में शाहदरा एक स्थान है जहां पर जहांगीर का मकबरा है, याद रखिएगा। शाहदरा वो था जैसे अंग्रेज जब बसाए सिविल लाइन,
हर शहर में, हर जिले में देखेंगे सिविल लाइन होता है। जैसे आपके यहाँ भी सिविल लाइन है। सिविल लाइन में क्या होता था, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे ब्रिटिश काल में, वो सिविल लाइन में रहते थे। ऐसे शाहदरा हर शहर में है। जैसे दिल्ली में जाएंगे वहां भी शाहदरा है, लाहौर में जाएंगे वहां भी शाहदरा है। जो मेन मार्केट होती थी उसको शाहदरा बोलते थे, ध्यान रखिएगा। तो लाहौर में एक स्थान है शाहदरा, वहीं पर जहांगीर का मकबरा है। अकबर का कहां मकबरा है? नहीं है, सिकंदरा आगरा में है। हाँ, सिकंदरा आगरा में है। इसलिए पूछे आप लोगों से क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं ये बात आपको लिखवा चुका हूं, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है। अगला नाम लिखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब का वास्तविक नाम था आलमगीर। शाहजहां, अच्छा शाहजहां नहीं लिखे क्या? पहले शाहजहां लिख लीजिए। नहीं नहीं, पहले शाहजहां है तभी औरंगजेब है। शाहजहां का वास्तविक नाम है खुर्रम। खुर्रम, जैसे पूछे खुर्रम किस शासक का नाम है? शाहजहां। खुर्रम है। इसी का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों जानते हैं? इसने जो भी भवन बनवाए हैं उसमें उच्च कोटि का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में लाल किला है, कौन बनवाया है? शाहजहां बनवाया है, दिल्ली का लाल किला। उसी के सामने, लाल किले के सामने जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया है। जामा मस्जिद। आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है। आगरे के किले के अंदर मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है। और शाहजहां की इमारतों में सबसे बड़ी विशेषता है सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सफेद संगमरमर, सबसे ज्यादा संगमरमर का प्रयोग शाहजहां ने किया है। जो ताजमहल आप देखते हैं, इसके पोत देता है कि वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सफेद संगमरमर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसी के समय लाल किला बना था, दिल्ली वाला। जामा मस्जिद भी इसी के समय दिल्ली में बना। इसी के समय ताजमहल का निर्माण हुआ। इसी के समय मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद, जब पूछेगा आगरे किले के अंदर है, शाहजहां के द्वारा ही ये सब बनवाया गया है। इसीलिए लिखा जाता है कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया है? तो क्या बताएंगे आप लोग? शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या है? खुर्रम। ठीक है। अगला नाम आता औरंगजेब। वास्तविक नाम है इसका आलमगीर प्रथम, फर्स्ट। इसे एक नाम दिया गया जिंदा पीर। जिंदा पीर। पूछे किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? काहे कहा गया है? हैं? हाँ, ये बड़ा सात्विक जीवन व्यतीत करता था, भले कट्टरपंथी था। इसके बारे में कहा जाता था कि रोज 5 नमाज जरूर अदा करता था, चाहे युद्ध के मैदान में भी हो। घोड़े से उतरकर नमाज जरूर अदा करता था, जितने बजे इसका नमाज होता था। दूसरी चीज, ये राज्य के पैसे से अपना खर्च नहीं चलाता था, बल्कि टोपियां सिलकर उसे बेचकर अपना खर्च चलाता था। तो सात्विक जीवन व्यतीत करने की वजह से इसे इतिहास में जिंदा पीर नाम दिया गया। कट्टरपंथी की वजह नहीं, सात्विक जीवन। वो देते हैं किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है?
और ये बीड़ा का बहुत अच्छा वादक था, बीड़ा वादक। पूछेगा कौन मुगल बादशाह था जो बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था? हाँ, रोक लगा दिया था, लेकिन अपना बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था, उससे मतलब नहीं है भाई। राजा के लिए तो कानून होता है, हैं? एक कहावत सुनोगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़ते होंगे, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या मतलब होता है इसका? हैं? नियम तो आम आदमी के लिए होता है ना मार साहब, हैं? राजा के लिए तो कोई नियम है नहीं। पढ़ेंगे इतिहास में हमारे यहां कई कई राजाओं के बारे में लिखा है 500 रानियां थी, हैं? अकबर एक नहीं पढ़ेंगे प्राचीन काल में एक राजा था बिंबिसार, जिसकी 500 रानियां थी। यहां एक पत्नी के लोग खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, 500 रानियां थी। तो भाई राजा था तो 500 रानियों खर्च उठाता था, हैं? तो ये बीड़ा का बहुत अच्छा वादक था। दूसरी चीज, पहला मुगल बादशाह था, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था। यह पूछे किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसी का हुआ था। कारण क्या था? ये अपने भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। इसके जो है ये मिलकर 4 भाई थे। पहला भाई था दारा शिको, सबसे बड़ा था। दूसरे पर था सुजा, तीसरा था मुराद, चौथे पर औरंगजेब था। इसने अपने सारे भाइयों को मार के गद्दी बैठा। पहले एक युद्ध होता धर्मत का, धर्मत युद्ध जब जीता तो पहली बार राज्याभिषेक कराया। फिर एक युद्ध होता है देवराई का युद्ध। देवराई युद्ध में जो है दारा शिकोह को मारकर पुनः ये राज्याभिषेक कराता है। इसलिए पूछा जाता है एक प्रश्न कि मुगल काल में कौन ऐसा शासक था जिसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा गया? तो था शाहजहां। शाहजहां के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। पहला पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा था सुजा, तीसरा था मुराद, चौथा था औरंगजेब, और 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। तो यहां क्या हुआ, ये चारों भाइयों के बीच युद्ध हुआ में औरंगजेब सभी भाइयों को हराकर मार दिया और स्वयं जो है एक बार राज्याभिषेक कराया, दोबारा भी कराया इसने। चलिए अगले पे आते हैं। अगला नाम लिखेगा बहादुर शाह प्रथम। इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम। किससे? नहीं नहीं, दारा से कोई बहुत प्रश्न नहीं बनता। दारा से कोई एक प्रश्न बनेगा, हम बाद में बताएंगे आपको क्या बनेगा। उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था सिर्रे अकबर नाम से, और स्वयं 2 पुस्तक लिखा था। मजमुल बहरीन उसकी पुस्तक का नाम है। तो मुअज्जम इसका नाम था। इसको इतिहास में साहे बेखबर कहा जाता है। बेखबर, साहे बेखबर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कहे साहे बेखबर कहा गया। ये 63 साल में मुगल बादशाह ही बना था। चूंकि लगभग 50 साल औरंगजेब शासन किया है और उसी का पुत्र था। जब औरंगजेब मर गया तब ये मुगल बादशाह बना, युद्ध जीतने के बाद। 63 साल में बना, तो इसका जो है राजकाज करने में बड़ा मन नहीं लगता था, इसीलिए इतिहास में इसको साहिब ए खबर कहा गया। ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है किस मुगल बादशाह को इतिहास में साहिब ए खबर के नाम से जाना गया, तो क्या बताएंगे? बहादुर शाह प्रथम का नाम आएगा, याद रखिएगा। अगला नाम लिखिएगा जहांदार शाह। इसको इतिहास में मूर्ख और लंपट कहा गया है। लंपट, मूर्ख और लंपट कहा गया है। यह था 21 साल मुगल बादशाह, लेकिन इसको इतिहास में मूर्ख लंपट की उपमा दी गई है।
लंपट टा, लंपट। लंपट सुनिए किसको कहते हैं? कहते हैं बड़ा लंपट आदमी है। क्या मतलब होता है मैडम लंपट का? हाँ, लापरवाह टाइप। कारण इसका भी जान लीजिए क्यों इसको लंपट कहा जाता है। एक बेश्या थी लाल कंवर, दिल्ली में रहती थी। इसको बैलगाड़ी बैठा के पूरे दिल्ली घुमाता था। तो इतिहास में इसीलिए इसको मूर्ख और लंपट कहा गया। भाई एक मुगल बादशाह जिससे उम्मीद की जाती है कि वो, हाँ भाई उसमें बैलगाड़ियां थी, किस पे बैठा था? अब आप लोगों की तरह मोटरसाइकिल नहीं थी, कार नहीं थी। तो ये क्या करता था, पूरे दिल्ली में इस बेश्या को बैठा घुमाता था। जनता बड़ा गुस्सा में होती थी इसके ऊपर। मान लो आपके मोदी जी भी एक काम करने लगे, क्या जनता का अच्छा लगेगा? तो इतिहास में पूछा जाता है मूर्ख और लंपट की उपाधि किसको दी गई है? तो जहादार था। तो इसीलिए पूछा जाता है कि मूर्ख लंपट किसे कहा गया। अगला नाम आइए, मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर। अख्तर, इसे रंगीला की उपाधि दी गई है। रंगीला। अब इसके साथ भी जान लीजिए, इसके दरबार में नाचने वाले गवैयों कमी नहीं रहती थी, हमेशा दरबार लगा रहता था। इसीलिए इसके दरबार में तमाम लोग नाचने गाने वाले होते थे, इसीलिए इसको रंगीला की उपाधि दी गई है। और इसी ने एक चीज की शुरुआत किया, दिल्ली में मुगल गार्डन आपने नाम सुना होगा। मुगल गार्डन, कभी आप राष्ट्रपति भवन गए होंगे अगर, तो उसी के कैंपस में मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन, वहां तमाम फूल हैं, बहुत बड़े बड़े वैरायटी के फूल हैं। मुगल गार्डन की स्थापना करने वाला ये मोहम्मद शाह रंगीला था। और इसी के समय भारत में उर्दू की शुरुआत हुई। जो उर्दू भाषा आप जानते हैं, इसकी शुरुआत इसी के समय हुई। क्योंकि इसके पहले मुगलों की भाषा जो थी वो फारसी थी। भारत में पूछा था उर्दू भाषा किसके समय शुरू हुआ, तो बताइएगा उर्दू भाषा की शुरुआत मोहम्मद शाह रंगीला के समय से हुई। और उर्दू को उस समय एक नाम दिया गया था, रेख्ता। रेख्ता, उर्दू का प्रारंभिक नाम था रेख्ता। हाँ, रेख्ता। समझ में आ गया? जैसे इसको भी रंगीला की उपाधि दी गई है। रंगीला इसलिए कि इसके दरबार में नाचने गाने बजैये वाले बहुत रहते थे, हमेशा दरबार सजा रहता था। तो ये इसके बारे में है। अगला लिखिएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसका नाम था अली गौहर। अली गौहर, इसको अंधा बादशाह कहा जाता है। दूसरा चीज पूछा था, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह। बनने वाला पहला मुगल बादशाह। जैसे हुआ क्या, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, इसको अपने संरक्षण में ले लिया। अब इसकी अंग्रेजों के अनुसार ही एक काम करने लगा, ध्यान रखिएगा। तो पूछ देता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला नाम लिखेगा अकबर द्वितीय।
देखिए इसके बारे में क्या प्रश्न करेगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। एक नाम सुने होंगे, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दिया था। देखिए इसका कारण जान लीजिए। राजा राम मोहन राय, इसको कहा अंग्रेजों ने कि आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा, आदेश दे दिया कि जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, इसको खाली करने का आदेश अंग्रेज दे दिया। राजा राम मोहन राय को इसने अपना वकील बनाकर लंदन भेजा, क्योंकि उस समय क्या था कि वहां का जो प्रीवी काउंसिल था लंदन में, अंतिम सुनवाई वहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ आज अंतिम सुनवाई क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट है। यहां जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, ये अंतिम न्यायालय नहीं होता था। तो राजा राम मोहन राय को उसने राजा की उपाधि दिया और अपने दूत बनाकर लंदन भेजा प्रीवी काउंसिल में मुकदमा करने के लिए। एक लाल किला पर हमारा अधिकार है। ये गए बेचारे मुकदमा लड़ने, लेकिन वहां हार गए। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु वहीं हुई थी। लंदन में एक स्थान है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। तो पूछ देता है, भारत के पहले समाज सुधारक या कह सकते पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वहां ब्रिस्टल लंदन के पास है, हाँ वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय के, जो भारत में पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। पूछा था भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय कहा जाता। ब्रिस्टल लंदन के पास है, एक छोटा शहर है ब्रिस्टल, लंदन के पास। वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। इनके दूत बनकर ये गए थे वहां मुकदमा लड़ने प्रीवी काउंसिल में, लेकिन हार गए, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो वहां पर गए, मुकदमा किए इन्होंने प्रीवी काउंसिल में, हमारा लाल किला है, अंग्रेज जबरन नहीं ले सकते। लेकिन ये मुकदमा हार गए। ये राजा राम मोहन राय इनका मुकदमा लड़ने गए थे। बाद में वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई राजा राम मोहन राय की। तो पूछ देता है, भारत में पहले पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? चले उनके बारे में और भी बताएंगे। अंतिम लिखेगा बहादुर शाह द्वितीय। देखिए ये जफर नाम से कविता शायर था, जफर नाम से कविता लिखता था, से कविता। इसी के समकालीन एक शायर थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नाम आप लोग सुने होंगे, इसके दरबारी थे मिर्जा गालिब। और यही 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। का नेतृत्व बाद में अंग्रेज इसको पकड़कर रंगून भेज दिए। रंगून, रंगून कहां है? म्यांमार में है, जहां पर इसकी मृत्यु 1862 में हो गई। ये अंतिम मुगल बादशाह था। जैसे आपसे प्रश्न करेगा कि भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय मुगल बादशाह कौन था? या पूछ देगा कि 1857 क्रांति के समय कौन ऐसा शायर था जिसने उस क्रांति का वर्णन भी किया, देखा भी था? मिर्जा गालिब साहब। गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, क्योंकि पूछ देता गालिब का जन्म कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। आगरा शहर, मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर माने जाते थे भारत में, और इनका जन्म आगरा में हुआ था। और पूछ देता है कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां हुई थी? रंगून में हुई थी 1862 में। इसी ने 1857 क्रांति का नेतृत्व करता था। मिर्जा गालिब की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। हाँ हाँ, चलिए कुछ नाम थोड़ा लिखेगा, कुछ नाम लिखेगा, उनका वास्तविक नाम लिखेगा। पहला नाम लिखे बीरबल,
वास्तविक नाम लिखे महेश दास। बीरबल का नाम सुना होगा, अकबर के दरबारी थे। इनका नाम था महेश दास। दूसरा लिखे तानसेन। तानसेन। वास्तविक नाम लिखेगा राम तनु पाणे। राम तनु पाणे। पाणे। जन्म लिख लेगा, इनका जन्म पूछता है ग्वालियर। इसलिए कभी पूछेगा तानसेन जयंती कहां मनाई जाती, ग्वालियर में। याद रखिएगा, जयंती मतलब जन्म। तो कभी प्रश्न करेगा तानसेन जयंती कहां मनाई जाती, ग्वालियर में। इनके गुरु का नाम लिखेगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास गुरु हैं, हरिदास। हाँ, इनका वृंदावन में रहते थे। अकबर कई बार बुलाया इनको, मिलने के लिए गए नहीं अकबर से मिलने, क्योंकि तानसेन अकबर के दरबारी थे, उनके नौरत्नों में थे, ध्यान रखिएगा। तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, याद रखिएगा। इनका नाम था रामतनु पाणे और तानसेन गुरु थे स्वामी हरदास, याद रखिएगा। ये पहले तानसेन ग्वालियर के राजा के दरबार में थे। मैडम सो रही हैं आप, हैं कि चिंतन कर रही हैं? आए थक जाती होंगी, हम जान रहे हैं, पढ़ते पढ़ते दौड़ते दौड़ते थक जाती होंगी। चलिए, यही है, लेकिन क्या किया जाए, इन विपरीत परिस्थितियों में कोई उपाय तो है नहीं, और इसमें रोने गाने भी कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो भाई देखिए, दो ये चीज है, जैसी परिस्थिति है उसी के परिस्थिति के अनुसार ही हमको काम करना है। भाई मेहनत कर गए, जनवरी में परीक्षा हो गई, खत्म हो गया टेंशन। भाई 2 महीना कष्ट है ना। और ये बार परीक्षा आसान होगी बता दें, क्योंकि प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। अगली बार मान ले परीक्षा फेल कर गए तो अगली बार बहुत बड़ा प्रेशर होगा। अगर ऐसा, वैसे मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के साथ जो मेहनत करेंगे पास कर जाएंगे बहुत आसानी से। जैसे देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक वाइज कुछ चीजों को डेली पढ़ा करिए। जैसे क्या है, 2 पेज पढ़िए, याद कर डालिए। 10 पेज मत पढ़िए। आप लोग करते क्या, 10 पेज पढ़ लेते, एक को नहीं याद होता। आप लोग करते क्या है, 10 पेज इकट्ठे पढ़ डालते हैं। तो 10 पेज मत पढ़िए, कभी बैठिए 1-2 पेज पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए, बंद कर दिए, सोचिए कितना याद हुआ, कुछ याद हुआ कि नहीं, फिर देखिए क्या क्या याद हुआ। हाँ, एक बार मेहनत की जरूरत है। बहुत आसान परीक्षा है जो आप दे रहे हैं, जूनियर तो और आसान है। जूनियर में देखिएगा, ये सब जो पढ़ना है ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। आप इतिहास क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आप आएगा तो तुरंत कर लेंगे। इसमें आएगा तो आएगा, गणित गणित नहीं है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, सीधी बात जान लीजिए। चलिए, अगला नाम लिखेगा, तानसेन समझ गए। अगला नाम लिखिए तात्या टोपे। नाम लिखिए रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग। लिख ले, नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब के सेनापति थे। अगला नाम लिखिएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। इनका नाम लिखेगा मनु मणिकर्णिका छबीली।
छबीली। जन्म स्थान लिखेगा वाराणसी। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। लेकिन इनका विवाह हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था, याद रखिएगा। तो ये मनु मणिकर्णिका छबीली। एक नाम सुना होगा, गंगाधर राव से विवाह हुआ था जो झांसी के राजा थे। गंगाधर राव झांसी के राजा। चूंकि इनकी संतान नहीं हुई थी, झांसी के राजा थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनके राज्य को हड़प लिया था। यही कारण था। एक नाम लिखेगा फिराक गोरखपुरी। इनका वास्तविक नाम लिखेगा रघुपति सहाय। ये साहित्यकार हैं, फिराक गोरखपुरी नाम सुना होगा। इन्हीं को उर्दू में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी एक रचना है गुल-ए नगमा, इसे मिला था। फिराक गोरखपुरी। जैसा भी ज्ञानपीठ पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला, जानते हैं किसको मिला है? आप पढ़ते हैं, हिंदी साहित्यकार ही हैं, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है ज्ञानपीठ। तो उर्दू भाषा में पाने वाले पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी है। इनका वास्तविक नाम, गोरखपुर के रहने वाले थे, इनका वास्तविक नाम है रघुपति सहाय, याद रखिएगा। इन्होंने उर्दू में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। रचना थी इनकी गुल-ए नगमा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के एचओडी थे उस समय। हरबंस राय बच्चन वहां प्रोफेसर थे। हरबंस राय बच्चन हिंदी में कविता लिखते थे और ये उर्दू में लिखते थे, और दोनों अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। खास बात तो ये थी। और जीएन झा उस समय वाइस चांसलर थे। ये सुने कि ये जाते हैं उर्दू में कविता सुनाते हैं, हरबंस राय जाते अपनी हिंदी में कविता सुनाते हैं। दोनों बुलाया ऑफिस में, कहा कल से ना आप उर्दू की कविता सुनाएंगे ना आप हिंदी कविता सुनाएंगे, आप जिसके प्रोफेसर वो पढ़ाएंगे जाके। दोनों भाई लर्नेड आदमी थे। तो हरबंस राय बच्चन हिंदी में लिखते थे, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, ये सब उन्हीं की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक उन्हीं की रचनाएं हैं। उन्हीं कविताओं को अमिताभ बच्चन पढ़ते हैं। तो हिंदी में वो लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, और दोनों अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ये बड़ा दम्भी व्यक्ति था। कहते थे भारत में 250 लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं। एक अपने बताते थे, एक राजेंद्र प्रसाद बताते थे, आधा नेहरू बताते थे। कह नेहरू सिर्फ घर में बोल पाते, बाहर नहीं। हाँ, तो ये थे। अगला नाम लिखे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था मैडम? लमही गांव में हुआ था, वाराणसी में। लमही कभी सुना होगा, वहां एक वाराणसी में गांव है जहां पर मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान है। इन्हें भारत में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और आपके प्रतापगढ़ में ही पहला इन्होंने रचना लिखा था। बताइए कौन सी रचना लिखा था? सोजे वतन। आपके जो जीआईसी है इसी में उन्होंने लिखा था। एक रचना इनकी पहली है सोजे वतन, ये उर्दू में है।
सोजे वतन। इसमें चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें थी, जब अंग्रेज पुलिस इनको खोजने लगी तो नमोए बदल लिए, ने पाए होते बल भर मारते इनको जो है तो ये प्रेमचंद हो गए। इनका नाम था धनपत राय ये उर्दू में लिखे थे, इसी में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें थी, तो अंग्रेज खोजने लगे कौन है जो लिखा है, धनपत राय। तो अपना नाम बदल कर लिखना शुरू कर दिए। नहीं, उस समय अगर पुलिस पाई होती इनको बहुत मारती, लेकिन इन्होंने कई रचनाएं लिखा, गोदान, कर्मभूम, गबन, निर्मला, रंगभूम। इनकी बहुत कहानियां भी बहुत अच्छी, शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र आपने सुना होगा सबुनी, मोटे राम शास्त्री, हाँ मंत्र लिखा था। तो मुंशी प्रेमचंद इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। पंडित वैद्यनाथ मिश्र बहुत चर्चित नागार्जुन कवियों माने जाते हैं। वैद्यनाथ मिश्र, ये थोड़ा इसको पढ़ डालिएगा, एक बार दो बार पढ़ेंगे याद हो जाए, ऐसा कुछ थोड़ा आप पढ़ाइए, देखिए हमसे जो पढ़ाना हो बताइए, हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम सुनेंगे आपकी बात को, और जो पढ़ाए हम कल बता देंगे आप क्या पढ़ाए हैं ऐसा कुछ नहीं मैडम, आप लोग गलत फहमी है। आपके साथ रहे, आप पढ़ाएंगे तो मैं कंसंट्रेट बैठे रहेंगे, सुनेंगे बस आपकी बात, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, जितना अच्छा ध्यान का केंद्रण होगा उतना ही अच्छा अधिगम होगा, समझ गए। केंद्रण हिले नहीं होता। आप लोग पास बड़ा बवाल है, बैठी यहां पर घर के बारे में सोच रहे हो, घर में क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा होगा, इसमें बड़ा चिंतित रहती होंगी, क्या हो रहा है नहीं बता रहे हैं आपको। होता क्या है, आप अमूर्त चिंतन करती, सिर्फ शरीर से यहाँ क्लास में गए, दिक्कत, हाँ ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन की एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जब जो काम करिए वहीं उपस्थित रहिए। मान ले बहुत सोच के करेंगे क्या आप वहां, मान ले पानी बरसने लगे, सोचे कपड़ा कौन हटाए होगा, तो आप क्या कर सकती यहां से, आप तो कपड़ा हटा नहीं सकती अब तो भीगना भीगेगा, अगर कोई होगा वहां सचेतक व्यक्ति उठा के रख देगा, और नहीं होगा भीगना है, भीगेगा ही। हाँ हाँ, तो देखिए ठीक है, हम जानते हैं समस्याएं आपके पास बहुत हैं, लेकिन इन्हीं में समाधान हमको खोजना है। चलिए एक नाम और लिखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श कहा जाता है। और कुरान खां, कुरान खां, नहीं, इसको उपमा दी गई है। पूछेगा लाख बख्श और कुरान खां किसको कहा गया है, तो आप बताएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को ये उपाधि दी गई है। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुरान खां इसलिए कहा गया, कुरान की आयतों को गा गा के सुनाता था, इसीलिए इसको दो उपमा दी गई है, एक लाख बख्श कहा गया, दूसरा कहा गया कुरान खां। तो पूछ देता लाख बख्श कुरान खां किसे उपाधि दी गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए दो चीज और याद रखिए, ये तो हो गया। नौरत्न दो लोगों के दरबार में थे। नौरत्न मतलब होता नौ विद्वान। पाला शासक होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके दरबार थे विक्रमादित्य, इसके दरबार में 9 विद्वान थे। इन विद्वानों में थे कालिदास। पूछेगा कभी कालिदास किसके दरबार थे, बताएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। दूसरा थे अमर सिंह, तीसरा एक चिकित्सक थे धन्वंतरी,
देखिए, कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, धन्वंतरी, शंकु, घट पर, बेताल भट्ट, छपड़क, वारुचि और वाराह मिहिर। देखिए 9 हो गए ना। शंकु, घट पर, बेताल भट्ट, छपड़क, वारुचि, बारह मिहिर। ये उसके छपड़क का है। छपड़क, वारुचि, बारह मिहिर, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। ध्यान रखिएगा, ये पहला शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे। ध्यान रखिएगा। तो पूछ देता है कभी कभी, कालिदास किसके दरबारी थे? तो बताएंगे क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे कालिदास। समझ में आया? देखिए, इसमें एक याद करिए, ये रहता 12 मिहिर को पूछ देता है। ये याद कर पाएंगे नहीं आप लोग। हाँ, ध्यान तो याद रखिएगा। अब इसमें क्या था, ये धन्वंतरी चिकित्सक थे। ये उस समय चिकित्सा क्षेत्र में इनका बड़ा नाम था, धन्वंतरी का। धन्वंतरी किस लिए पूजा होती है, सुना होगा। दूसरा नाम आएगा अकबर। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। अब कालिदास के बाद अमर सिंह है। ये छपड़क, छपड़क कालिदास साहित्यकार थे। अमर सिंह भी साहित्यकार है, मतलब ये भी अमर कोश लिखा है। ये धन्वंतरी चिकित्सक थे। वह ये शंकु जो है ये नाट्य शास्त्र थे। घट पर जो है ये ज्योतिष के जानकार थे। बेताल भट्ट जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ रहते थे, इसको कहा जाता छाया। छपड़क भी जो है ये काव्य शास्त्र के जानकार थे। वारुचि जो है ज्योतिषाचार थे। वारामिहिर जो है खगोलक थे, खगोलविद। अकबर के दरबार में जो थे उनमें नाम आएगा मान सिंह। छपड़क जो है ज्योतिष के जानकार हैं। मान सिंह का नाम आएगा। दूसरा नाम आएगा बीरबल, तानसेन। तानसेन थे। एक आएंगे, वो क्या नाम है उनका, नहीं मुल्ला उल्ला दो प्याजा हिंदुओं में, क्या नाम उनका, नहीं रहीम हिंदू थोड़ो है, टोडरमल। हाँ, टोडरमल। मुस्लिमों में थे मुल्ला दो प्याजा। हाँ, ये दो प्याजा बहुत खाता था, मुल्ला दो प्याजा। दूसरा हो जाएगा हकीम हुक्काम। हुक्काम, हकीम हुक्काम। फिर हो जाएंगे रहीम। रहीम हो जाएंगे, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखिएगा। हकीम हुक्काम, 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 रहीम। रहीम के बाद हो जाएंगे फैजी। फैजी हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे अबुल फजल। ये इनके नवरत्न है। 10 लोग कहा होंगे, 9 ही लोग तो हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो कहा 10 हुए। नहीं, अकबर नहीं है। अकबर धो लेंगे उसमें। अच्छा, रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये है। अब देखिए, पूछ देगा कि नवरत्न किसके दरबार में, याद दे दिया। तानसेन किसके दरबारी थे?
या आपसे पूछ दिया बिरबल किसके दरबारी थे, रहीम किसके दरबार में थे, तो आप बताना। ठीक, देखिए एक प्रश्न और करता है, अष्ट दिग्गज, आठ विद्वान, अष्ट दिग्गज मतलब होता आठ विद्वान। ये तेलुगु के आठ विद्वान थे, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा के आठ विद्वान। ये थे कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय, ये विजयनगर के शासक थे। शासक। अब आपसे पूछेगा अष्ट दिग्गज किसके दरबार में या आठ विद्वान किसके दरबार में थे, तो क्या बताएंगे? कृष्णदेव राय। ये तेलुगु भाषा में, इन्हीं के दरबार में एक था तेनालीराम। तेनालीराम वैसे था जैसे बिरबल थे, विदूषक। तेनालीराम बहुत चर्चित व्यक्ति है, तेनालीराम आता था सीरियल, तेनालीराम देखा होगा। इनका प्रधानमंत्री था पेदन्ना, पेदन्ना प्रधानमंत्री था। अब देखिए यहां देगा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया है, आंध्र भोज। लेकिन इन्होंने अपनी रचनाएं जो लिखा है, स्वयं कृष्णदेव राय तेलुगु के विद्वान थे। इन्होंने एक रचना लिखा, बहुत चर्चित रचना, आमुक्त माल्यद, माल्यद। और ये शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। शतरंज खेलेंगे नहीं आप लोग? शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। पूछेगा कि शतरंज का सबसे अच्छा खिलाड़ी भारत में शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय का नाम आएगा कि शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अब एक आएगा अष्टप्रधान। नहीं, वो तो अष्ट दिग्गज थे। अब आ गए अष्टप्रधान। ये आठ मंत्री थे। ये थे शिवाजी के समय, शिवाजी का मंत्रिपरिषद था, शिवाजी के मंत्री। पूछेगा अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, बताइएगा शिवाजी के थे, आठ मंत्री थे। इसमें सबसे प्रमुख था पेशवा। पेशवा को कहा गया प्रधानमंत्री। पेशवा। दूसरा था अमात्य। अमात्य जैसे आज वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, अमात्य। फिर हो जाएगा सुमंत। आज के जैसे विदेश मंत्री हैं। कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर प्रसाद हैं विदेश मंत्री। चौथा हो जाएगा वाकिया नबीस। ये है गुप्तचर मंत्री थे, गुप्तचर। पांचवें थे सचिव। सचिव जो महल वगैरह देखे, इंटरनल चीजों को देखते थे, महलों का देख रेख वाला। महलों को जो देख रेख करता था उसको कहा गया सचिव। छठा था पंडित राव। पंडित राव जो धार्मिक मामलों का जानकार, मतलब धर्म से संबंधित था, धार्मिक मंत्री। सातवां थे न्यायाधीश।
और 8वां थे सेनापति। आठवां थे सेनापति। अब इनमें याद क्या करना है? देखिए, याद करना, ये 2 याद करिएगा, आपके बस की बात और नहीं है। पूछेगा अष्टप्रधान किसके दरबार थे? शिवाजी के। शिवाजी के समय पेशवा कौन क्या था? प्रधानमंत्री था। जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं वैसे पेशवा। अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था। ठीक है। देखिए, अष्ट प्रधान हो गया, अष्ट दिग्गज हो गया, 9 रत्न हो गया। 9 रत्न मतलब 9 विद्वान, अष्ट दिग्गज मतलब 8 विद्वान, अष्ट प्रधान मतलब 8 मंत्री। समझ गए? 8 मंत्री, ये शब्द आएंगे। एक चीज आप लोगों से पूछा है, किसके दरबार में कौन रहा है? तो कुछ लोगों का नाम लिखेगा, बस दरबार लिखेगा, किसके दरबारी थे। पहले नाम लिखिए जो चर्चित है। पहला नाम लिखिए पाणिनि। लिखिए संस्कृत का पहला व्याकरण। के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक। ये संस्कृत का पहला व्याकरण है। महापद्म नंद के समकालीन नंद वंश का राजा था महापद्म नंद। बस इतना जानिए। पूछेगा संस्कृत का पहला व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने। किसके समकालीन थे? महापद्म नंद। अष्टाध्यायी, इन्होंने लिखा क्या? अष्टाध्यायी। संस्कृत पढ़ती हैं अंग्रेजी मैडम? हैं आप? संस्कृत का पहला संपूर्ण नाटक किसने लिखा है? नहीं। कौन लिखा है? कौन? संस्कृत का पहला संपूर्ण नाटक लिखने का श्रेय भास को प्राप्त है। भास कवि। क्या लिखा है? स्वप्नवासो दत्ता। संस्कृत का पहला संपूर्ण नाटक लिखने का श्रेय भास को प्राप्त है, जिन्होंने रचना लिखा है स्वप्नवासो दत्ता। दूसरा नाम लिखेगा पातंजलि। इनकी रचना है महाभाष्य। महाभाष्य, इस पर टीका है। अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का श्रेय पातंजलि को जाता है। पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के प्रधानमंत्री थे। पुष्यमित्र शुंग के प्रधानमंत्री थे। जो एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसके प्रधानमंत्री थे पातंजलि। और इन्होंने ही एक दर्शन दिया जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पातंजलि है। योग दिवस कब मनाया जाता है? किस वर्ष से योग दिवस मनाया जा रहा है? हैं? नहीं मार साहब, 2015 मनाया जा रहा है योग। और उसका नारा है करो योग रहो निरोग। हाँ, इन्हीं नाम बेच रहे हैं रामदेव, बाबा रामदेव। पातंजलि योगपीठ की स्थापना किया है। कहां पर है? हरिद्वार में है। हरिद्वार में इन्होंने पातंजलि योगपीठ की स्थापना किया। इनका इसीलिए ब्रांड का नाम ही पातंजलि है। भाई योग करते भी बाबा रामदेव। तो ध्यान रखिएगा, पातंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने रचना लिखा महाभाष्य, जो अष्टाध्यायी पर टीका है। जैसे रामायण पर टीका रामचरितमानस है, वैसे अष्टाध्यायी पर टीका महाभाष्य है। याद रखिएगा, ठीक है? हाँ।
अगला आते हैं, फिर आता है बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचनाएं दो है, एक है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन के दरबारी थे। नहीं नहीं, दरबार नहीं थे, समकालीन है। वो देता है कभी कभी कि पाणिनि किस शासक के समकालीन माने जाते हैं, ये पूछेगा आपसे। दरबारी नहीं पूछे, दरबारी थे ही नहीं तो कैसे दरबारी बता दे भाई। बाण भट्ट इनके दरबारी थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसीलिए उन्होंने लिखा है हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित में हर्ष के बारे में है, कादंबरी उनका काव्य है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों लिखा है बाण भट्ट ने। वो देगा बाण भट्ट किसके दरबार में थे। चलिए अगला है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पहले लिखिएगा। इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। ये लिखेगा हिंदी का पहला महाकाव्य